अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया होता है भजन। और ये संभव नहीं कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं और आपने अनूप जलोटा की आवाज़ से भजन ना सुने हों। और जो मिठास है अनूप जलोटा जी के आवाज़ की, उसके माध्यम से आप ईश्वर की साधना ना करते हों। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि अनूप जलोटा जी, जिन्हें हम भजन सम्राट के रूप में जानते हैं, विश्व जानता है, वो आज हमारे साथ हैं ख़ास बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो सर, आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यूसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को अपनी नमस्कार कहता हूँ। और एक बात और जो कहना चाहता हूँ कि आज नागपुर में मैं बैठा हूँ, और नागपुर जब भी आता हूँ तो मुझे बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि नागपुर में कुछ केवल महाराष्ट्र नहीं, यहाँ और भी प्रदेशों का थोड़ा असर नज़र आता है। जी, पूरा असर है ना? पूरा हिंदुस्तान नागपुर में बसा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैसे भी ये सेंटर पॉइंट है जी देश का। तो यहाँ ऐसा लगता है कि कई प्रदेशों की छाया है, कोई रस है हर जगह का। तो नागपुर एक आनंद देने वाली जगह है। मैं बरसों से आ रहा हूँ और मैं आता रहूँगा। जी। आपने रस की बात की, तो गायकी के कई रस आपने अपने अंदर घोले हुए हैं। आपको क्या कहें, भजन सम्राट कहें, भजन गाते हैं आप, क्योंकि हर विधा में आप गाते हैं, आप गीत गाते हैं, गज़लें गाते हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है कि जिससे आपकी पहचान को जोड़ा जाए, भजन से या अन्य जो गायन शैलियाँ हैं उनसे? देखिए, भजन से मुझे ख्याति मिली है, जी गज़लों से भी ख्याति मिली है, जी फिल्मी गानों से नहीं मिली है, क्योंकि मैंने फिल्मी गाने ज़्यादा गाए ही नहीं। जी तो मुझे एक गायक कह सकते हैं जी कि जब कोई अच्छी पोइट्री भजन की मिलती है तो मैं उसे तरीके से गाता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है। और जब अच्छी पोइट्री कोई उर्दू की मिल जाती है तो उस गज़ल को, उस नज़्म को भी मैं बड़े तरीके से गाता हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। जी तो लखनऊ में पहले 20 साल गुजारे हैं। तो लखनऊ में किसी रिक्शे में बैठिए तो वो आपको गज़ल सुनाते सुनाते पहुँचा देगा जहाँ आपको जाना है, गज़ल भी सुनाएगा। तो ये लखनऊ की खासियत है। तो हमको गज़ल गायकी जो है वो लखनऊ से आई है। जी क्लासिकल म्यूज़िक हमने अपने पिताजी से सीखा, श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी से। तो क्लासिकल उस वजह से गाते हैं। फिल्मी गाने गाने का मुझे बड़ा शौक़ है। जी मैं बचपन से लखनऊ में एक ऑर्केस्ट्रा में गाता था, रॉयल कंपेनियंस नाम का ऑर्केस्ट्रा था। तो उसमें गज़लें भी गाते थे, भजन भी गाते थे, फिल्मी गाने ज़्यादा गाते थे। जी उन दिनों जो फिल्म आई थी बॉबी, तो बॉबी के गाने में खूब गाता था। किशोर कुमार साहब के गाने खूब गाए। तो आज भी वही है कि किसी प्रोग्राम में बैठता हूँ तो सब कुछ गाता हूँ, चाहे वो भजन हो, गज़ल हो, गीत हो, फिल्मी गाने हो, सब कुछ गाता हूँ। जी। आपने लखनऊ का जिक्र किया। लखनऊ तो अदब का शहर कहा जाता है, लेकिन आपकी जो पैदाइश रही है वो पहाड़ की रही है, नैनीताल की। और जो पहाड़ी लोग रहते हैं वो बड़े शांत रहते हैं, और ऊर्जावान तो रहते ही हैं खैर। और कई तरह की विधाएं उन्हें प्रकृति अपने आप दे देती है, जैसे शांत रहना, संयमी रहना, वो हम देख भी रहे हैं। तो एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ उसका विकास हो रहा है, तो वो जहाँ का है वो जगह कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिहाज से, और आप अपने नैनीताल को किस तरीके से देखते हैं, आपके जीवन में उसका योगदान कैसा है? नैनीताल जो मेरा जन्म हुआ उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारे माता पिता लखनऊ रहते थे, गर्मियों की छुट्टियां व्यतीत करने नैनीताल गए। 2 गए थे, 3 होके आ गए। इस तरह मेरा वहाँ जन्म हो गया। नैनीताल रहे नहीं, बस जन्म हुआ था। लखनऊ रहे, लखनऊ में ही पढ़े, लखनऊ में म्यूज़िक सीखा। लेकिन होता क्या है कि हम पहाड़ बहुत पसंद करते हैं, हम बहुत जाया करते हैं। हिमाचल बहुत जाते हैं, मसूरी जाते हैं, नैनीताल तो जाते थे। अपने मुंबई से भी निकल जाते हैं तो लोनावाला, खंडाला पहुंच जाते हैं।
ये सब जगह जाने से एक जो विशालता है, जो पहाड़ की गंभीरता और पहाड़ की विशालता, साथ में एक और बात है कि पहाड़ कितना कुछ लोगों को देता है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो अगर स्वभाव में थोड़ी भी आ जाएं तो इंसान कुछ जीवन में करेगा। तो मेरे में कुछ बातें आई स्वभाव में, गंभीरता आई। मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, शांत रहता हूँ, लेकिन अपने काम में लगा रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जिस तरह पहाड़ ने ऊंचाइयों पे काम किया है, हम भी अपने काम में ऊंचाइयाँ वो लेवल पे काम करें। तो ये सारा कुछ हमको एक पहाड़ सिखाता है, और अगर थोड़ा भी अंदर आ गया तो जीवन सफल है। आपके शुरुआती दिनों के बारे में हमें ज़रा बताइए कि बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो हमारे माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे होंगे। तो शुरुआती जीवन किस तरीके से रहा, घर का माहौल किस तरीके से रहा? जैसे कि आपने कहा कि संगीत की तालीम आपने आपके पिताश्री से ली, फिर उसके बाद में बम्बई आना कैसे हुआ, पहला मौका किस तरीके से मिला? घर में तो संगीत था ही, बचपन से सीखते रहे। फिर पिताजी 1970 में बॉम्बे आ गए। उन्होंने कहा बॉम्बे रहेंगे। मैं उस वक्त पढ़ रहा था, मैं बीए कर रहा था। तो पिताजी ने कहा तुम भी बीए पूरा कर लो और बॉम्बे आ जाओ। हम पहुंच गए और बॉम्बे आके एक ऑल इंडिया रेडियो में एक कोरल ग्रुप था, कोरस ग्रुप, उसमें मैंने नौकरी कर ली। कुछ 320 रुपये महीना उसमें मिलते थे और हम कोरस में गाते थे। धीरे धीरे लोगों ने मेरी आवाज़ को पहचाना। एक फिल्म बनी शिरडी के साईं बाबा जी। मनोज कुमार जी ने उसमें मुझे ब्रेक दिया, मैंने उसमें गाया। उसके बाद और भी जगह गाने मिलने लगे, प्रोग्राम होने लगे। फिर जब मैं बहुत कार्यक्रम करने लगा तो मैंने फिल्म में गाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा आनंद ले रहा था। मैं अपने पिताजी को मंच पे गाते देखता था बचपन में, तो मेरा मन होता था कि मैं यही करूँगा, और फिर मैंने वही करना शुरू कर दिया। आज भी मैं कोई कॉन्सर्ट हो और कोई रिकॉर्डिंग आ जाए तो रिकॉर्डिंग को मना कर देता हूँ कि नहीं भाई, मैं कॉन्सर्ट करूँगा, कॉन्सर्ट में मज़ा ज़्यादा आता है। तो वही करते करते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि देश विदेश में, सारे संसार में हम जाते हैं, गाते हैं। अब नागपुर में गाना या न्यूयॉर्क में गाना एक ही बात है जी। क्योंकि यहाँ भी वही ऑडियंस है सुनने वाली, और न्यूयॉर्क में भी वही आते हैं सुनने वाले, अपने भारतीय आते हैं सुनने वाले। जी। पाकिस्तानी आ जाते हैं, बांग्लादेशी आ जाते हैं, जो लोग ये लैंग्वेज समझते हैं वो आ जाते हैं। अमेरिकन्स नहीं आते क्योंकि उनको ये लैंग्वेज समझ नहीं आती। उसमें थोड़े से ऐसे आते हैं जो लोग संगीत सीख रहे हैं, क्लासिकल म्यूज़िक, वो आते हैं, नहीं तो ज़्यादातर तो अपने लोग ही आते हैं। तो अब स्थिति ऐसी है कि मैं यहाँ गाऊँ या लंदन में गाऊँ या न्यूयॉर्क में गाऊँ तो सब एक जैसा ही है। सिर्फ ट्रैवलिंग का फ़र्क है कि बम्बई से यहाँ 1 घंटे में पहुँच जाते हैं जी। और लंदन 9 घंटे में, अमेरिका 16 घंटे में। जी। आपने मंच का जिक्र किया कि मंच पर परफॉर्मेंस देना आपको बहुत पसंद आता है, लेकिन एक गायक के तौर पर उसकी ये मंशा रहती है कि वो फिल्मों में गाएं, फिल्मों में ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो मंच से आपका प्रेम और फिल्मों से आपकी दूरी, ये इसके लिए परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं या आपने ही मंच को ज़्यादा तवज्जो दी बनिस्बत प्लेबैक सिंगिंग फिल्मों में? परिस्थितियों ने कुछ नहीं किया इसमें कुछ हमारे पर्सनल इंटरेस्ट ने किया। खुद मज़ा आ रहा था मंच पे गाने का, और हम ऐसे मंचों के बहुत कार्यक्रम करते हैं जिसमें अलग अलग कलाकार साथ में गाते हैं। और आपके नागपुर के ही श्री किशन शर्मा जी, जो बहुत ही अच्छे अनाउंसर हैं, वो तो गायक भी हैं, कवि भी हैं, तो वो हमारे कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। जी। हमने सैकड़ों प्रोग्राम किए इंडिया में जहाँ किशन जी कार्यक्रम का संचालन करते रहे हैं। तो हमारा मन जो है वो मंच पर गाने में ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो काम तो वही करना चाहिए जिसमें प्रसन्नता मिले। हाँ, थोड़े पैसे कम मिलते हैं, फिल्मों में गाओ तो थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। अब जो सोनू निगम और कुमार शानू और ये लोग जो जितना वो फीस लेते हैं उतनी हमको थोड़ी मिलेगी, जी। क्योंकि वो तो प्लेबैक सिंगर्स हैं।
लेकिन हमको आनंद वही मिल जाता है जो उनको मिलता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। और सुबह सुबह आपकी आवाज़ कई घरों में गूंजती है, कई भजन है, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, और अनेकों ऐसे भजन हैं। लेकिन आपसे एक सवाल ऐसा है कि मुंबई में एक कल्चर आप जैसे कुछ पुराने गीतकारों गायकों ने और गीतकारों ने सजा के रखी है कि बम्बई जैसे शहर में भी आजकल जो संगीतकार हैं या संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए महफ़िलें खूब सजती हैं। आपके घर में हम देखते हैं सुनते हैं कि अक्सर ये सिलसिला चलते रहता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है और इससे होता क्या है कि चार संगीत से जुड़े हुए लोग आपस में जुड़े? यूट्यूब में हम आपके बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं कि आपके घर में महफ़िल सजी हुई है, आप हारमोनियम लेके खुद उन्हें गीत गज़लें सुना रहे हैं। हमारे घर में खूब महफ़िलें सजती हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि सब आएँ, बैठें, गाएँ। तो जितने भी सिंगर्स हैं, सोनू निगम, हरिहरन जी, सुरेश वाडकर, जसविंदर नरूला, ऋचा शर्मा, अशोक खोसला, शान, सब आते हैं और हम उनके घर भी जाते हैं, वहाँ भी महफ़िल करते हैं उनके यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है, मुझे शौक़ ज़्यादा है कि सब लोग आएँ, बैठें, खाएं पिएं, गाएं, और उस बहाने से दुनिया को पता लगता है कि हम लोग कितना एक हैं, हम लोग कितना आपस में प्रेम है एक दूसरे में। क्योंकि मैं सबके लिए हारमोनियम बजाता हूँ जी। या तो ये हो कि सब अपना अपना कोई लेके आए म्यूजिशियन, ऐसा नहीं, मैं ही बैठा रहता हूँ, मैं बजाता हूँ सबके साथ। तो एक सब में प्रेम और बढ़े, शायद ये मेरी एक कोशिश है जी। सर एक सवाल ऐसा है कि व्यावसायिकता के दौर में बहुत मर्तबा ये भी होता है कि लोगों के बीच में आप अगर एक क्षेत्र के हों तो बहुत सारे टकराव भी बन जाते हैं कि ये ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, इससे ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं, मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ या करता हूँ लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही है आपके पीछे। तो ऐसी अनुभूति कभी अनूप जलोटा जी को भी हुई? असल में ये जो कंपटीशन है ये मेरे अंदर है ही नहीं किसी के लिए, क्योंकि कंपटीशन तो अपने से बराबर वाले के साथ किया जाता है। वो तो हमसे सब अच्छे हैं, हमसे बेहतर हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा गाते हैं, तो फिर कंपटीशन कैसे किया जाए? तो मैं तो उन सब की इज़्ज़त करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो सब मुझसे बेहतर हैं, ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, ज़्यादा अच्छे म्यूजिशियन हैं। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं। सही बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक सवाल आपसे ऐसा है कि मौजूदा दौर में जिस तरीके से संगीत तैयार हो रहा है, गीतकार निकल के आ रहे हैं या गायक निकल के आ रहे हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है और आप क्या कहना चाहेंगे? कमाल के टैलेंट्स आ रहे हैं। आप कभी लिटिल चैम्प पर ये सब देखिए, यंग सिंगर्स के जो रियलिटी शो आते हैं, उनको सुन के लगता है कि हम जब इतनी उम्र के थे तो हमको बिल्कुल गाना नहीं आता था, जो ये था ज़बरदस्त गा रहे हैं। तो वो कहीं पुनर्जन्म का उनका टैलेंट है जो अभी तक उनमें है, अब उनको निखार लाना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जो पिछले जन्म की चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे मिट जाती हैं, फिर अपना लाना पड़ता है इस जन्म वाला मामला जी। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को बचपन में अपनी पुराने जन्म की बातें याद होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो भूलता जाता है। यही टैलेंट का भी होता है। अब वो टैलेंट जो है वो धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। अब अपना जो है रियाज करो, अपना सीखो, तब जाके मामला आगे बनेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे टैलेंट्स आ रहे हैं, मेहनती हैं, काम कर रहे हैं, तो आगे हमें और अच्छे सिंगर्स मिलेंगे, इसका मुझे विश्वास है। संगीत क्षेत्र की एक बड़ी आलोचना इस बात को लेके होती है कि जिस तरीके से गीत तैयार हो रहे हैं और ख़ास तौर से जो उनके बोल हैं उसमें अश्लीलता है, वो बेमतलब के हैं, मतलब सामाजिक सरोकार उससे उससे जुड़ाव नहीं है। मान लीजिए कि हम अगर प्यार के थीम को ले लेते हैं तो उसमें शब्दों का प्रयोग या संगीत का प्रयोग कुछ इस तरीके से है कि उसमें हो हल्ला बहुत ज़्यादा है, लेकिन संगीत की गहराई, शब्दों की गहराई वो बहुत कम दिखाई देती है। ये एक आलोचनात्मक पक्ष है और बहुत बड़ा आलोचनात्मक पक्ष है, लेकिन उसके बाद में भी लोग ऐसे संगीत को पसंद करते हैं। पसंद नहीं करते हैं, थोड़े टाइम सुन लेते हैं।
जी पसंद करें तो वो फिर जिंदगी भर उनके साथ रहता हो, लेकिन 2-3 महीने में वो गायब हो जाता है, उस तरह के गाने। अब जैसे गाना आया था फेविकॉल, गाना आया था कि मैं छोड़ छाड़ के अपने गली सलीम के पीछे चली, वो भी लोग भूल गए। मुन्नी बदनाम, वो भी भूल गए। इन गानों ने बड़ा हंगामा किया होता ना थोड़ा टाइम। लेकिन ऐसी लागी लगन रोज क्यों सुनते? मैया मोरी मैंने माखन खाए क्यों सुनते? पायो जी मैंने राम रतन धन पाए क्यों सुनते? भीमसेन जोशी जी का क्यों रोज सुनते? लता जी को रोज क्यों सुनते? ये तो नहीं मिटा, ये तो 50-50 साल पहले की रिकॉर्डिंग्स हैं। इसका मतलब है कि आजकल का जो संगीत आता है लोग उसका मज़ा ले लेते हैं। मज़ा तो लेना चाहिए। जो संगीत है वो, क्योंकि जिस फिल्म के लिए वो बना है उस फिल्म को उस संगीत की आवश्यकता है। अब अगर फिल्म है दबंग तो उसमें वो दुनिया के रखवाले कैसे आएगा? मन तड़पत हर दर्शन को आज नहीं आ पाएगा। उसमें मुन्नी बदनाम वही चाहिए, और वो ठीक भी है, होना चाहिए, क्योंकि उस फिल्म को हिट होना है जी। उस फिल्म का पार्ट 2 बनना है, पार्ट 3 बनना है। ये बहुत बड़ा व्यवसाय है, लोगों को उससे रोजी रोटी मिलती है। बहुत लोगों को एक फिल्म में 500-500 लोगों को काम मिलता है। तो ये सब भी चलने दीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन जब असरदार गाने की बात आएगी तो मेहंदी हसन ही याद आएंगे ना, गुलाम अली याद आएंगे, जगजीत सिंह याद आएंगे, भीमसेन जोशी जी याद आएंगे, पंडित जसराज याद आएंगे। तो इन चीज़ों से विचलित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये सब संगीत आएगा, आना भी चाहिए, और जाएगा, क्योंकि उसको जाना है। लेकिन व्यवसाय के पैरेलल में एक और चीज़ चल रही है, उसमें ये है कि जो अच्छा टैलेंट है वो आ रहा है, अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं, अच्छे गायक आ रहे हैं, अच्छे संगीतकार आ रहे हैं, लेकिन ये जो व्यावसायिकता का दौर है वो काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसका एप्रिसिएशन भी हो रहा है, लेकिन बाज़ार उस तरीके से उन्हें नहीं मिल रहा है बढ़ने के लिए। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अभी फिल्मों के गाने, कितने शानदार गाने, कितने शानदार बोल हैं, कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, फिर भी उनको मौका नहीं मिल रहा है। एक वेब सीरीज़ आई है जिसमें तो जो संगीतकार हैं नीलाद्री जी, उन्होंने संगीत दिया है। कितने सुंदर गाने हैं, कितना अच्छा म्यूज़िक है। इस बीच एक गाना आया, ये मोह मोह के धागे, जी। घर घर में प्रचलित है। जी। इसका मतलब है कि लोग सुनते हैं, कोई अच्छी चीज़ आ जाए जो मन को मोह ले, उसको सुनते हैं। तो पुराने गाने और नए गाने, इन सब में जहाँ भी एक खूबसूरत आ जाएगा वो लोगों के मन में बस जाएगा, लोग उसको सुनेंगे। हाँ, प्रेजेंटेशन उसका ठीक ठाक होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि लोगों को उसमें मौलिकता भी लगे और कुछ असलियत भी लगे। तो ये मोह मोह के धागे में है, संदेशे आते हैं। कितनी अच्छी पोइट्री और कितना अच्छा गाया सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ ने गाया, कितना अच्छा गाया। तो म्यूज़िक डायरेक्टर तो इसके अनु मलिक हैं, जो मशहूर हैं इस तरह के गाने बनाने में कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ऊंची है बिल्डिंग, हाँ? उन्होंने ऐसा गाना बनाया और क्या लोगों ने पसंद किया। मोह मोह के धागे भी उन्होंने बनाया, अनु मलिक ने। तो म्यूज़िक डायरेक्टर में सारी क्षमताएं हैं, उसको अच्छी फिल्म तो दीजिए काम करने के लिए। अगर फिल्म उसको देंगे हाउसफुल तो फिर वैसी म्यूज़िक वो देगा ना। जी। अच्छा, ये भी है क्या कि अच्छा जो काम करना चाहते हैं उन्हें अच्छे अवसर मिल नहीं रहे? अच्छे अवसर इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि आज बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है फिल्म इंडस्ट्री, कि उनको 3 दिन में पैसे पूरे कमाने हैं। जी। 1 हफ्ते से ज़्यादा फिल्म उनको पता चलने वाली नहीं है। अब तो थिएटर में ही नहीं चलती, अब तो OTT से कमाना है, तो कोई भरोसा ही नहीं है। तो ऐसी फिल्म बनाते हैं कि ठाक ठाक एकदम से बने, 3 दिन में पैसे आ जाएं, बात ख़त्म हो गई, दूसरी फिल्म बनाते हैं। पहले तो 3-3 महीना एक गाने की तैयारी होती थी, स्टोरी सेशन होता था 3 महीना, पूरे म्यूजिशियंस के साथ में रिहर्सल होती थी। शंकर जयकिशन साहब का जो म्यूज़िक रूम था वो एक बहुत बड़े स्टूडियो जिसमें 500 लोग बैठ के रिहर्सल करते थे एक साथ। तो ये सब चीज़ें आज कहाँ संभव हैं। तो उन दिनों लोगों ने काम किया है, वही काम आज भी गूंज रहा है। अनूप जलोटा जी को क्या गाना पसंद है? भजन, गज़ल, गीत? मैं जो शुरू कर देता हूँ मेरा उसमें मन लग जाता है।
चिंगारी कोई भड़के उसी प्रेम से गाता हूँ जिस प्रेम से मैं ऐसी लागी लगन गाता हूँ, और जिस प्रेम से मैं चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है चांदनी मुस्कुराने लगी गाता हूँ। तो मेरे लिए गज़ल, भजन, गीत सब एक है। मैं हर एक में 100% अपना डाल देता हूँ। अच्छा, आप कहीं जाते होंगे तो आपको क्या अनुभव मिलता है कि आपको लोग ज़्यादा जानते पहचानते भजनों की वजह से हैं, गज़लों की वजह से हैं, या गीतों की वजह से हैं? मुझे लोग भजनों से जानते हैं पूरे संसार में, लेकिन अब उनको ये भी पता है कि ये तो गज़ल भी गाते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी गज़लें भी सुनी हैं। और इस बीच जो सोशल मीडिया पे मेरे इतने फिल्म के गाने भी जो मैं गाता रहता हूँ, कभी कपिल शर्मा शो में, कभी कहीं, तो लोगों को लगता है कि ये तो फिल्मी गाने भी बहुत बढ़िया गाते हैं, चलो ये भी सुनते हैं। तो अब मेरे को जैसे भी प्रोग्राम होते हैं जिसमें सिर्फ फिल्म सॉन्ग्स गाता हूँ। अभी पिछला मैंने अमेरिका का टूर किया, वहाँ तो केवल फिल्म सॉन्ग्स ही थे, एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा लेके गया था। तो सब तरह के प्रोग्राम होते हैं। कुछ लोग मुझे इसलिए भी बुलाते हैं कि आप जगजीत सिंह साहब की गज़लें सुनाइए, कुछ लोग बुलाते हैं मेहंदी हसन साहब की सुनाइए, तो मैं दूसरों की गज़लें भी गाता हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं पूरे मन से गाता हूँ, जो मुझे गाने नहीं अच्छे लगते वो नहीं गाता हूँ। जी, आपने जगजीत सिंह साहब का जिक्र कर दिया। वो तो महान सिंगर हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि आपका एक वीडियो मैंने यूट्यूब में देखा कि जब जगजीत सिंह साहब चले गए तो आपने जो शोक सभा थी उसमें परफॉर्मेंस दी और बड़े आप भावुक हो गए थे। तो जगजीत सिंह साहब को आप किस तरीके से याद करते हैं और आपके उनसे किस तरीके के रिश्ते थे रहे हैं? जगजीत साहब से बहुत क्लोज रहे हम। वो मुझे भजन जलोटा कहते थे, मैं उनको गज़ल सिंह कहता था। अच्छा। हम लोग दोनों बहुत व्यस्त कलाकार रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे ज़्यादा। कहीं स्टूडियो में मिल गए, कहीं एयरपोर्ट पे मिल गए। ईश्वर को भी पता था कि इन दोनों को मिलने का बड़ा मन है कि दोनों बैठे हैं गाएं बजाएं, लेकिन बिजी बहुत हैं, मिल नहीं पाते। तो कुछ ऊपर वाले ने ऐसी व्यवस्था कर दी भगवान ने कि जगजीत सिंह साहब के जीवन के अंतिम 2 दिन वो मेरे साथ गुजरे। देहरादून में मेरा एक कार्यक्रम था, तो जिस कॉलेज में प्रोग्राम था उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वहाँ के मालिक जो थे, कि भाई आप नेक्स्ट डे जगजीत साहब का करा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जगजीत साहब को फ़ोन किया, आप आइए। कहते हैं हाँ मैं आ जाऊँगा। वो एक दिन पहले आ गए गलती से, कहते हैं मेरा तो आज है। मैंने कहा नहीं आपका कल है, आज तो मेरा है। अच्छा, कहते चलो आ गए हैं तो बैठते हैं। तो उन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना, मैंने दूसरे दिन उनका सुना। 2 दिन हम साथ रहे, खाए पिए मज़े किए। तीसरे दिन हम बम्बई आए और वो उनके जीवन का आखिरी दिन था। उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो ये ऊपर वाले का खेल होता है कि वो हम दोनों की जो इच्छा थी कि हमें मिलना है, लेकिन ऊपर वाले को ये भी पता था कि इनके जीवन के तो 2 दिन रह गए हैं, अब कैसे मिलाएं। तो देहरादून में सब ऑर्गेनाइज कर दिया। ये ईश्वर के खेल होते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पसंदीदा सिंगर कौन रहे हैं, और कोई एक गाना या भजन आपसे जानना चाहें कि आपका सबसे पसंदीदा कौन है, तो ये हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पसंदीदा तो कहीं नहीं सकते, क्योंकि मैं बेगम अख्तर साहिबा को भी गाता हूँ, तलत महमूद साहब, रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, बेगम अख्तर, फिर गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह, पंकज उदास, तलत अजीज़, हरिहरन, इन सबको मैं बहुत पसंद करता हूँ। इन सब की चीज़ें मैं गाता हूँ। तो मैं कैसे कह दूँ कि सबसे अच्छा अपनी पसंद का गाऊँ। ये सबकी चीज़। तू ही रे मुझे बहुत पसंद है। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ। मुझे भूपेंद्र जी बहुत पसंद है। नाम गुम जाएगा, ये सब मुझे। लता जी बहुत पसंद है, आशा जी बहुत पसंद है। सबके गाने गाता हूँ, क्योंकि ये सब मुझसे बेहतर कलाकार हैं, तो मुझसे बड़े हैं, तो मुझसे अच्छे हैं, तो मैं इन लोगों के गाने गा के अपना दिल खुश करता हूँ, और पब्लिक भी बहुत खुश होती है। आपका कोई पसंदीदा भजन और गज़ल, ये आपके माध्यम से 2-2 लाइन अगर आप सुना दें हमारे दर्शकों के लिए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन
गाने लगी, महलों में पली, बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। गजल सुनिए। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। वाह, मेरे लिए बड़ा अनोखा मौका कि आप मेरे इतने बगल में हैं और आपके मुख से मैं गीत सुन रहा हूँ, भजन सुन रहा हूँ। चलते चलते एक सवाल आपसे ये है कि जो नए लोग हैं जो संगीत के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सीख है? आज के दौर में हम देख रहे हैं कि गली गली में संगीत के टीचर हो गए हैं, संगीत की वो तालीम दे रहे हैं, इतने सारे सिंगिंग के कंपटीशन हो गए हैं, इतने सारे मंच हो गए हैं, इतने सारे लोग हो जाएंगे तो क्या एक बॉलीवुड या एक इंडस्ट्री, संगीत की इंडस्ट्री इतने लोगों को अवसर देगी क्या? तो आप ये जो सारी चीज़ें हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आज बहुत से सिंगर्स की ज़रूरत है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे इवेंट्स बढ़ रहे हैं। शादी ब्याह 20 लाख शादियां एक दिन में हैं दिल्ली में जी। तो 20 लाख शादियों में 20 लाख प्रोग्राम भी होंगे, 20 लाख आर्टिस्ट चाहिए, तो म्यूजिशियन खूब चाहिए, सिंगर्स चाहिए, डांसर्स चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि कमी है इसकी, और भी चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं 20-25 दिन बिज़ी रहता हूँ, रोज़ प्रोग्राम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि और कलाकार आए, मैं 10 ही दिन बिज़ी हूँ, वो भी आए, उनके भी भजन लोग सुने। नहीं तो होता क्या है कि मेरे ऊपर ही सब प्रेशर, सब लोग मुझे ही बुलाना चाहते हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार होंगे उतना अच्छा होगा और वैरायटी होगी, लोग इसका आनंद लेंगे। संगीत की तालीम मतलब किस तरीके से या कहाँ से शुरू की जाए? तालीम में तो क्लासिकल सीखना पड़ेगा, शास्त्रीय संगीत, राग सीखने पड़ेंगे। वो सीखने से आप एक अच्छे मटेरियल बन जाएंगे। मटेरियल अच्छा है तो शर्ट भी बना लीजिए, जैकेट भी बना लीजिए, ट्राउज़र बना लीजिए, पजामा बना लीजिए, देर तक चलेगा। मटेरियल अच्छा नहीं है तो जो कुछ बनाओगे फट जाएगा 2 दिन में। इसलिए मटेरियल अच्छे हो जाओ, फिर भजन गाओ, गज़ल गाओ, गीत गाओ, सूफ़ी गाओ, क्लासिकल गाओ, सब अच्छा लगेगा। अपने को एक अच्छा मटेरियल बनाने की कोशिश करो। नए गायकों को आपका क्या संदेश रहेगा? यही है संदेश कि अच्छे मटेरियल बनो, स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनो, और फिर कुछ भी गाओगे लोगों को अच्छा लगेगा। एक सवाल बड़ा मेरा व्यक्तिगत है कि मैं तो ना सारेगामा पा जानता हूँ, ना कुछ जानता हूँ, लेकिन कभी कभी मूड के ऊपर होता है। ये हर किसी के साथ में होता होगा कि वो अपने मूड के हिसाब से, जैसा नागपुर का मौसम 2 दिन बड़ा सुहाना रहा तो उस समय में कुछ अलग सुनने का मन करता है, कुछ अलग तरीके से गाना सुनने को, उसको महसूस करने का मन करता है। तो संगीत आपके लिए तो साधना हो गई, पर हम ये देखते हैं कि हर कोई संगीत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो एक आम आदमी के लिए संगीत के जुड़ाव को आप किस तरीके से देखते हैं? हम बहुत, ये तो आजकल थेरेपी भी हो गई कि आप बहुत तनाव में हैं, अवसाद में हैं, तो आपको ये डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जाती है कि आप संगीत को सुने, संगीत से और ज़्यादा करीब जाएं, अलग अलग मूड के हिसाब से अलग अलग तरीके का संगीत सुने। तो संगीत की व्याख्या अनूप जलोटा किस तरीके से करेंगे? संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कला है जो आपको कुछ समय के लिए सारे दुख दर्द भुला के आनंद की अवस्था में ले आती है। जो लोग शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, आवश्यक नहीं कि वो क्लासिकल गायक बने, वो कुछ भी गाएं, लेकिन उनको शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद आनंद आने लगेगा। कुछ भी गाने में, सुर लगाने में आनंद आने लगेगा। तो संगीत एक ऐसी चीज़ है, इसके टच में जो आएगा, इससे जो कनेक्ट होगा, उसका जीवन बहुत
आनंदमय हो जाएगा। इसलिए हर एक को संगीत के संपर्क में आ जाना चाहिए। सर, आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अनूप जलोटा जी, भजन सम्राट, जिन्होंने हमसे ख़ास बातचीत की और संगीत और अपने से जुड़े हुए कई अनुभवों को हमसे साझा किया। कैमरामैन मिथुन आदमने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसेन न्यूज़, नागपुर।